Good morning, students. Today we are starting your new unit, that is solid state. Uh, in 2018, it was in your syllabus, and 2019, it was in class 11th, and now in 2020, it is a part of 12th. Actually, there is a lot of confusion with this unit. Sometime it is assumed that it is a part of competition exam, so it is taken back from 12th, and it is put with a foundation course of 11th, but again it has been taken in class 12th, so it is very important unit of physical chemistry. And second one, it is also a very important topic for those students who want to do preparation for competition exams like NEET and mainly IIT. It is very important unit. So we will in class 11th you have studied a lot of about the state of matter, mainly about liquid state and gaseous state. गैसेस स्टेट में आपने आइडियल गैस इक्वेशन, बॉन्ड वॉल इक्वेशन, है ना, लिक्विड में सरफेस टेंशन और आपने विस्कोसिटी, ये सारी प्रॉपर्टी स्टडी की थी। यहाँ 12th में हम बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट की। तो सॉलिड स्टेट को जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि 3 मेन स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और कोई भी जो स्टेट है वो हमारी मेनली जो डिपेंड करती है वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है पार्टिकल्स के बिटवीन, और सेकेंडली थर्मल एनर्जी। अब देखिए, सोचिए आप कि हमारे पास 3 सैंपल हैं, है ना। एक जो सैंपल है दैट इज़ सॉलिड, सेकेंड वन इज़ लिक्विड एंड द थर्ड वन इज़ गैस। जब हम सॉलिड की चेक करते हैं तो वहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, है ना, वो काफ़ी क्या होते हैं, क्लोज होते हैं इस तरीके से। लिक्विड की बात करते हैं तो पार्टिकल्स थोड़े डिस्टेंस पर रहते हैं, है ना, इस तरीके से। और गैस की बात करेंगे तो पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है और वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, है ना। अगर हम क्या करें कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फर्स्ट फैक्टर है, इसको हम इंक्रीज़ कर दें, है ना। जैसे ये पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा दें तो ये क्या होगा, एक दूसरे की ओर ये अट्रैक्ट होंगे। ये पार्टिकल इसके पास आएगा, ये इसके पास आएगा, ऐसे ये इसके पास आएगा, ये इसके पास आएगा, ये इसके पास आएगा। तो ये जब अट्रैक्ट होते जाएंगे तो जो गैसियस स्टेट है वो एक टेंडेंसी रखेगी कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है गैस के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, उनके बीच में स्पेस काफ़ी कम होता है। सेकेंडली, अगर हम लिक्विड आने के बाद और इस फोर्स को बढ़ाते जाएं तो फाइनली क्या होगा कि ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इंट्रा पार्टिकल स्पेस है दैट इज़ मिनिमम, बट इंटर पार्टिकल फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, दैट इज़ मैक्सिमम। तो फर्स्ट फैक्टर क्या करता है, पार्टिकल्स को क्लोज लाने के लिए, है ना, टेंट रहता है गैस को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में। ऐसे सेकंड फैक्टर है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का मीन्स है कि अगर हम इनको टेम्परेचर प्रोवाइड करें, क्या करें, टेम्परेचर प्रोवाइड करें, तो टेम्परेचर प्रोवाइड करने पर देखिए सबसे पहला वर्क क्या होगा। हमने क्या किया, यहाँ नीचे एक बर्नर लगा दिया सैंपल के, ऐसे यहाँ पर भी हमने एक बर्नर लगा दिया और एक बर्नर हमने यहाँ भी लगा दिया, ठीक है। तीनों बर्नर हमने यहाँ पर लगा दिए। और जब बर्नर लगाते हैं तो उससे क्या होगा,
इनको थर्मल एनर्जी मिलेगी, और थर्मल एनर्जी एक्चुअल में हम किस फॉर्म में दे रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। और फर्स्ट ईयर में स्टेट ऑफ मैटर में हमने ये स्टडी किया था कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स होती है ना, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी तो उनमें मोशन बढ़ेगा। जब मूवमेंट बढ़ेगा तो जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो वीक हो जाएंगे, और ये एक दूसरे से क्या होंगे, एक डिस्टेंस है ना मेंटेन करेंगे और मूवमेंट शो करेंगे। तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और इसको हीट करें तो फाइनली क्या होगा, लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा किस में, गैस में। ठीक है। तो जो सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर या थर्मल एनर्जी का, वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा करके पार्टिकल्स को दूर लेकर के जाता है, तो सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम 11th में पढ़ चुके हैं स्टेट ऑफ द मैटर चैप्टर में, और यहाँ जस्ट हम ये एक रिवीजन के तौर पर यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि सॉलिड स्टेट है ना किस तरीके से एग्जिस्ट करती है ना, और उनका अदर जो स्टेट हैं लिक्विड गैस, उनसे क्या रिलेशन है। तो यहाँ हमने दो चीज़ें देखी कि सॉलिड लिक्विड गैस में जो मेजर डिफरेंस है वो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस का है। सेकंड हमने ये जाना कि एक स्टेट को हम दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं, है ना। जो मेजर फैक्टर्स हैं वो क्या है कि हम उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ा दें या उनकी थर्मल एनर्जी को चेंज कर दें। ठीक है। तो यहाँ हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं, तो सॉलिड की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, और जो कल मैंने आपको बोला था कि आपको इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्टडी करनी है, आप इनको क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे सॉलिड्स आर रिजिड एंड हैव डेफिनेट शेप। सॉलिड रिजिड होते हैं, रिजिड का मीन्स क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे रिजिड को। रिजिड का मीनिंग ये होता है कि अगर हमने कोई पार्टिकल ले लिया है ना, कोई हमने सब्सटेंस ले लिया, और कोई भी सब्सटेंस कई सारे पार्टिकल से मिलके बना होता है। अगर इसमें एक पार्टिकल पर हम फोर्स लगा रहे हैं, है ना, तो एक जो जो पार्टिकल है ना, उसी में चेंज नहीं होगा, या वो पूरी बॉडी है उसमें किसी पार्टिकल पर कोई फोर्स लगता है तो जो बिहेवियर होगा वो एक साथ पूरे सारे पार्टिकल्स पर रिफ्लेक्ट होगा। ये रिजिड होता है ना। और जो हमारा रिजिड नहीं है, नॉन रिजिड है, तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे रबड़ की बॉल है, यहाँ हमने फोर्स लगाया तो यहाँ पर क्या होगा, आपको उसका इम्प्रेशन शो होगा, और रिमेनिंग पे उसका इम्प्रेशन शो नहीं होगा, है ना। तो जो सारे पार्टिकल्स हैं उनका जब एक साथ मूवमेंट होता है या एक साथ उनकी पोजीशन में चेंज आता है, तो वो हमारा रिजिड बॉडी है। और जिसमें है ना कोई यूनिफॉर्म ना आए तो वो हमारा कैसा है, नॉन रिजिड। सेकंड, दे हैव डेफिनेट शेप। इनकी जो शेप होती है वो क्या होती है, डेफिनेट होती है ना। कई सारे आप सॉलिड देख सकते हैं, मेटल्स की सब्सटेंसेस होते हैं, तो जिस शेप में उसी में रहते हैं। सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम भी उनका डेफिनेट होगा। सॉलिड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, है ना। जो नॉर्मल कंडीशंस हैं उनमें हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, और अगर कंप्रेशन होगा तो वो बहुत माइन्यूट होगा। सॉलिड्स डिफ्यूज़ वेरी स्लोली। डिफ्यूजन क्या होता है, अगर यहाँ कंसंट्रेशन हाई है और यहाँ कंसंट्रेशन लो है ना, तो जो पार्टिकल्स हैं उनका हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में मूवमेंट होता है, इट इज़ डिफ्यूजन। तो गैस में ये बहुत हाई होता है, लिक्विड में भी होता है, और सॉलिड में ये बहुत कम होता है। सॉलिड की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत हाई होता है। एंड द सेकेंडली, जो अट्रैक्शन फोर्स के अलावा जो उनके बीच में इंटर पार्टिकुलर स्पेस है वो बहुत कम होता है ना। तो इस वजह से इसकी डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम।
अच्छा, मोस्ट सॉलिड बिकम लिक्विड्स व्हेन हीटेड, तो ये स्टेट चेंज की बात है, इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे मेन जो टॉपिक्स हैं जो 11th के हम बात करते हैं, तो वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड को हम कैसे क्लासीफाई करें। तो देखिए, सॉलिड एक्चुअल में 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाइन और एक होते हैं अमॉर्फस। अभी मैं आपको एक स्ट्रक्चर इसमें बनाता हूँ, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर हम यहाँ पर 2 सब्सटेंसेस लेते हैं, अगर एक सब्सटेंस है उसमें जो पार्टिकल्स हैं, है ना, वो इस तरीके से पोजीशनड है। आप यहाँ पर देखेंगे कि उनका जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है ना, और वो 3 डायमेंशनली भी अगर हम चेक करेंगे तो वो सेम पैटर्न में आपको मिलेगा। इसमें आप उसके जो नेक्स्ट पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इस डायरेक्शन में नेक्स्ट पार्टिकल कहाँ पर होगा, तो आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट पार्टिकल यहाँ होगा, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ नेक्स्ट पार्टिकल कहाँ होगा, तो यहाँ पर होगा, है ना। इसमें आप क्या है, क्योंकि आपको पता है कि पैटर्न क्या है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल क्या है। अच्छा, सेकंड वाले केस ये जो है हमारा, ये कैसा है, क्रिस्टलाइन, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स की पोजीशन एक सर्टेन पैटर्न पर होती है और वो 3 डायमेंशनली रिपीट होती है। सेकंड वन इज़ अमॉर्फस। अमॉर्फस में देखें तो देखिए क्या होगा, एक पार्टिकल यहाँ पर है हमारा, सेकंड यहाँ है, फिर थर्ड पार्टिकल यहाँ आ गया, फोर्थ यहाँ आ गया, फिफ्थ यहाँ आ गया, 6, 7 और ये 8, ये 9, है ना। तो दोनों में आपको जो डिफरेंस है वो क्लियरली दिख रहा होगा। इस वाले को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन, और ये जो बोलेंगे इसको बोलेंगे अमॉर्फस, है ना। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है ना। पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स नहीं है, वो अपनी पोजीशंस को क्या है, चेंज करते हैं। जबकि इसमें जो पार्टिकल्स की पोजीशन है वो फिक्स है और एक सर्टेन ऑर्डर आपको यहाँ पर मिलता है। अब इसको आप और अच्छी तरीके से समझने के लिए, है ना, यहाँ पर इनमें डिफरेंस दिया हुआ है, उसको आप एक बार देखिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड की हम बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में फर्स्ट पॉइंट है कि दे हैव डेफिनेट एंड रेगुलर जियोमेट्री। जियोमेट्री मैंने अभी बताया कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं, जैसे अगर हम बात करें कि इस तरीके से ये क्यूब है और क्यूब के हर कॉर्नर पर एक पार्टिकल है, तो ये इसकी एक ज्योमेट्री हो गई। अब इसको हम 3 डायमेंशनली क्यूब बनाएं तो ये लेफ़्ट में भी एक क्यूब होगा, डाउन में भी होगा, अप में भी होगा, राइट में भी होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होगा। टोटल 6 डायरेक्शन में क्यूब्स होंगे और वो सेम वे में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इनमें जो है ये बिल्कुल उसी तरीके से कि आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें जो ब्रिक्स लगाते हैं, है ना, ब्रिक्स का एक सर्टेन ऑर्डर होता है। तो उसी तरीके से क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी जो पार्टिकल्स हैं वो एक रेगुलर ज्योमेट्री बनाते हैं और ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स, ये तीनों को हम क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल बोल सकते हैं। एटम भी पार्टिकल है, आयंस भी पार्टिकल है और मॉलिक्यूल्स भी। जनरल टर्म, एक जनरल टर्म है इनके लिए। तो 3 डायमेंशनल में, तो देखिए क्रिस्टलाइन का जो अरेंजमेंट है उसमें एक 3 टर्म्स हैं समझने के लिए। फर्स्ट वन है कि दे हैव रेगुलर ज्योमेट्री, सेकंड ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, एंड द थर्ड वन इज़ इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे आप क्रिस्टल को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ मैंने बताया आपको कि ऑर्डर आपको मिल जाएगा, आप नेक्स्ट पार्टिकल की पोजीशन बता सकते हैं और सर्टेन ऑर्डर आपको मिलेगा। और थर्ड वन 3 डायमेंशनल होता है, राइट लेफ्ट, है ना, अप डाउन बैक फॉरवर्ड।
अच्छा, अगर अमोरफस की बात करेंगे तो अमोरफस में क्या होगा, दे डोंट हैव एनी पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आर्टिकल्स, इनमें कोई पैटर्न नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ देखिए आपको कोई पैटर्न यहाँ दिख रहा है, नहीं है। एंड दे डोंट हैव एनी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। सेकेंड पॉइंट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट है कि दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड चेंज अब्रप्टली इनटू लिक्विड। अगर कोई क्रिस्टल सॉलिड है और उसको आप हीट कर रहे हैं, तो जैसे ही उसका मेल्टिंग पॉइंट आएगा तो विद इन 1 डिग्री सेंटीग्रेड पूरा सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। दोबारा समझ लीजिए, कोई सॉलिड है, उसको आप हीट कर रहे हैं, तो हीट करने पर जैसे ही उसका मेल्टिंग पॉइंट आएगा तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। क्यों फिक्स होता है, क्यों ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है। आप देखेंगे कि सॉलिड में सारे पार्टिकल्स सेम वे में अरेंज रहते हैं, तो उन सब की जो एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी बोले, है ना, या उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, दैट इज़ सेम थ्रू आउट दी सब्सटेंस। पूरे सब्सटेंस में हर जगह वो सेम है, और जैसे ही सेम हीट उसको मिलेगी तो वो पूरा एक साथ रिएक्ट करता है और सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। लेकिन अमोरफस की बात करें तो यहाँ पर शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, बल्कि ये क्या है, धीरे धीरे पहले सॉफ्ट होगा, फिर और सॉफ्ट होगा, फिर जहाँ हीट ज़्यादा है ना, जैसे ये कोई हमारा अमोरफस है ना है, तो जहाँ से अगर हम यहाँ से हीट कर रहे हैं इसको, तो पहले ये यहाँ से मेल्ट होगा, धीरे 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 फिर यहाँ सॉफ्ट होता जाएगा, और फिर क्या होगा, कुछ यहाँ से ये क्या होगा, लिक्विड में होगा। इसमें भी अपर पार्ट लिक्विड होगा, नीचे नहीं होगा, है ना। यहाँ लिक्विड हो गया, इधर हो गया। तो इस तरीके से क्या है कि इसमें आपको मेल्टिंग पॉइंट नहीं मिलता, है ना। आप कहें कि 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये मेल्ट हो रहा है, ये नहीं कह सकते। आप क्या कहेंगे, यहाँ आपको रेंज मिलेगी। क्या मिलेगी, रेंज, कि ये स्टार्ट होता है मेल्ट होना कितने पर, 350 पर, और कहाँ तक मेल्ट होता है, 420 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों होता है, आप शेप देखिए इसकी, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, इस जगह पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीडियम है। यहाँ डिफरेंट आपको जोन्स मिल रहे हैं, जहाँ पार्टिकल ज़्यादा क्लोज हैं वहाँ ज़्यादा हीट चाहिए मेल्ट होने के लिए, जहाँ पार्टिकल्स दूर हैं, स्पेस ज़्यादा है, वहाँ पर लेस हीट चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ क्या मिलता है, मेल्टिंग रेंज मिलती है, जबकि यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट मिलता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझिए। थर्ड पॉइंट देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक। अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम मेजर करें, है ना, समझना है इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे हमने यहाँ से मेजर किया, तो जब इस डायरेक्शन में हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू मान के चलिए कितनी आ रही है, 2 आ रही है। और उसको हम इस पॉइंट पर देखेंगे जो इन बिटवीन पार्टिकल्स है यहाँ पर, तो वो कितनी आएगी, 1.5 आएगी। और अगर इस डायरेक्शन में देखें, है ना, डायगनली, तो वो हो सकता है कि 3 आ जाए। यानी अगर डायरेक्शन चेंज करते हैं और फिजिकल जो हमारी वैल्यूज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको मेजर करें, तो वो अलग अलग आती है, किसमें, क्रिस्टलाइन में। इसको बोलते हैं एनाइसोट्रॉपी। कैसे डिफाइन करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ व्हेन कैलकुलेटेड in different direction for the crystalline solid, then there are different kinds of values, it is called anisotropy। लेकिन अमोरफस में हम बात करें, है ना, तो अमोरफस में क्या होता है कि चाहे हम उसको इस तरीके से देखें इस डायरेक्शन में, या उसको ऐसे देखें या ऐसे देखें, है ना, या इस तरीके से देखें, हर डायरेक्शन में वैल्यू उसकी 2 है, तो वो 2 ही आपको मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो इतने क्लोज नहीं होते हैं और वो रैंडमली अरेंज होते हैं, तो उससे जो प्रॉपर्टी में वेरिएशन आता है। आप ये समझिए कि एक जो रेस है ना, रेस 2 टाइप की होती है। एक रेस ऐसी है कि जिसमें आपको हर्डल्स लगा दिए जाते हैं, है ना, आपको उनसे होकर के
अक्रॉस जाना है। एक ऐसा है कि सीधी आपकी रेस है ना, तो सीधी जहाँ स्ट्रेट होगी वहाँ आपको प्रॉब्लम कम आएगी, है ना। और जहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के हर्डल्स हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाएगी। तो क्रिस्टलाइन में क्या होता है, पार्टिकल्स जहाँ होते हैं उसकी डायरेक्शन में चेक करेंगे तो वैल्यू हमारी कम हो जाएगी, और पार्टिकल्स जहाँ मीट करते हैं कनेक्टिंग पॉइंट, है ना, जैसे ये वाला है, तो यहाँ पर वैल्यू थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन क्रिस्टलाइन में क्या है कि हर जगह से कहीं ना कहीं जो हम वैल्यू मेजर कर रहे हैं तो पार्टिकल्स का जो हिंड्रेंस है वो क्या है, वहाँ पर मिनिमम रहता है। इस वजह से जो अमॉर्फस होते हैं वो आइसोट्रोपी शो करते हैं। हम वैल्यू को किसी भी डायरेक्शन में लें उसकी जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। तो देखिए, अमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अनआइसोट्रोपिक, सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। अनआइसोट्रोपी क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट आती हैं। अमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक शो करते हैं, कैसे करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स इसमें स्कैटर्ड रहते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी पार्टिकल से कोलाइड, है ना, या उससे अफेक्ट नहीं होती। जबकि यहाँ पर क्लोज पैकिंग होती है, उसकी वजह से अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करें तो वो चेंज हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना, कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया आइसोट्रोपी एंड आइसोट्रोपी। कुछ बच्चे इसको गलत कर देते हैं, क्रिस्टलाइन में आइसोट्रोपी दिखा देते हैं और अमॉर्फस पे अनआइसोट्रोपी। इसका एक रीज़न भी है कि हम पूरी सॉलिड स्टेट में, समझ लीजिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ, कि इस पूरी सॉलिड स्टेट यूनिट में केवल हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही डिटेल में पढ़ते हैं। 95% हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं, ओनली 5% हैं जो अमॉर्फस सॉलिड के बारे में, या बोलें ये कंपैरिजन है, यहीं पर हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है इस वजह से। और आइसोट्रोपी एक डायरेक्ट टर्म है, तो इस वजह से उसको जो स्टूडेंट्स हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड से कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में टोटली अपोजिट है ना। अनआइसोट्रोपी क्रिस्टलाइन शो करेगा और अमॉर्फस आइसोट्रोपी शो करेगा। अच्छा, ये ट्रू सॉलिड होते हैं, जबकि ये स्यूडो माने फॉल्स, झूठे, है ना। ये सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं लेकिन एक्चुअल में सॉलिड नहीं है। सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, जैसे ग्लास। आपने देखा होगा जब हीट ज़्यादा होती है तो ग्लास की विंडो होती हैं, है ना, तो उसकी जो थिकनेस है वो नीचे थोड़ी ज़्यादा हो जाती है ना, और ऊपर हमारी क्या रहती है, कम रहती है। इसका रीज़न क्या है, जब हीट उसके ऊपर एक्सपोज होती है तो जो ग्लास है वो थोड़ा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और ऊपर से नीचे आ जाता है। ठीक है, ये अमॉर्फस में ये प्रॉपर्टी मिलेगी। अच्छा, क्रिस्टल आर बाउंड बाई प्लेन फेसेस, द एंगल बिटवीन टू फेसेस इज कॉल्ड इंटरफेसियल एंगल। इसमें देखिए, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर आप समझिए कि एक्चुअल में क्या है कि इट इज़ डिफाइंड एंगल एंड रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट व्हेन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज हैमर्ड, इट इज़ ब्रेकअप इनटू स्मॉलर क्रिस्टल ऑफ द सेम ज्योमेट्रिकल शेप। देखिए, इसमें एक्चुअल में क्या है कि प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की, जैसे एक्स वाई जेड, तो इसके बीच का जो एंगल है ना, अल्फ़ा या बीटा और या गामा, है ना, वो एंगल हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर हम उसको ब्रेक भी करेंगे, अगर कोई शार्प नाइफ है तो उससे बिल्कुल कैसा आएगा, हमारा क्लियर कट आएगा। जबकि यहाँ पर क्या होगा, ब्रिटलनेस आ जाएगा। सॉलिड इज़ ब्रोकन एंड नॉट फ्लैट एंड इंटरसेक्ट एट रैंडम एंगल्स। देखिए, इसमें अगर हम सॉलिड को अगर कट करते हैं, है ना, यहाँ से, तो क्या होगा, आपको दो जो पार्ट मिलेंगे, एक पार्ट ये मिलेगा और दूसरा पार्ट ये मिलेगा, है ना। दोनों के जो एजेस हैं वो कैसे हैं, शार्प एज है, जो किनारे बोलते हैं हम, 2000 शार्प, और जो शेप यहाँ पर है वही शेप आपको यहाँ भी मिलेगी। लेकिन अगर आप अमॉर्फस कोई सॉलिड है और उसको कट करते हैं तो उसको कट करने पर क्या होगा, जो आपको डिफरेंट टू पार्टिकल्स या टू सब्सटेंस मिलेंगे, उनकी शेप क्या होगी, इस तरीके से,
ठीक है, ये कटिंग पॉइंट है। और यहाँ पर आपको दिखाई देंगे कि कुछ इसके बीच में क्या है, जो क्लियर कट होना चाहिए वो आपको कट नहीं दिखाई दे रही है, और सरफेस है वो रैंडम एंगल्स के साथ है। और कुछ इसमें से जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से स्कैटर्ड भी मिलेंगे, ब्रिटलनेस भी इसमें आपको मिल सकती है। ठीक है, तो दोनों में जो मेनली डिफरेंस है वो हमारा क्या है, एक जो इनके एग्जांपल्स हैं उनको भी हम बात करेंगे, लेकिन मेन डिफरेंस इसमें क्या है कि जो इनकी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है वो बहुत ही यूनिक होता है क्रिस्टलाइन में, और वो ऑर्डर होता है 3 डायमेंशनल होता है, जबकि अमॉर्फस में कोई ऑर्डर नहीं होता, वो रैंडम होता है। इसी वजह से उसकी मेल्टिंग रेंज होती है, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, और वो आइसोट्रोपी शो करता है, क्योंकि क्रिस्टलाइन एंड आइसोट्रोपी शो करते हैं। एग्जांपल्स की बात करें, प्लास्टिक, ग्लास, रबर। आप रबर को ले लीजिए, हीट करिए, है ना, एक पॉइंट पर वो पूरा मेल्ट नहीं होगा, लेकिन इनको अगर हम मेल्ट करें, शुगर, ग्लास, KCl, NaCl, एक पार्टिकुलर पॉइंट पर ये पूरा क्या हो जाएगा, हमारा मेल्ट हो जाएगा। इनके फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, इसके फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते, इसमें मेल्टिंग रेंज होती है। ये आइसोट्रोपी शो करते हैं, ये रिवर्स हो गया, ये अनआइसोट्रोपी और ये आइसोट्रोपी शो करेंगे, है ना। और एक और हमने प्रॉपर्टी बताई, ये ट्रू सॉलिड है, जबकि ये ट्रू सॉलिड नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इसमें जो शेप है दैट इज़ नॉट डेफिनेट, और अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स वो भी फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे एक्चुअल में क्या है कि जो सॉलिड्स हैं उसका क्लासिफिकेशन है, जनरल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें जो फर्स्ट वन है क्रिस्टलाइन सॉलिड, मैंने बोला 95% आप इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो कल से हम इसको जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें इसको कवर करेंगे। ठीक है।